इम्तियाज साहब, ढाका में बांग्लादेश के इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा आतंकी हमला, उसमें एक भारतीय तरिश्री जैन, उस बच्ची की भी जान चली गई। साहब, इस खतरे को आप समझिए, इस चैलेंज को आप समझिए। और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ओवैसी साहब का पूरा भाषण हमने सुना कि नहीं सुना। साहब, हमने पूरा भाषण सुना। मक्का मस्जिद से वो बोल रहे थे, पुराने हैदराबाद से दुश्मनी की बात वो कर रहे थे। सर, पुराना हैदराबाद क्या सर पाकिस्तान में आता है? क्या पुराना हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या चार मीनार इस देश की शान नहीं है? सर, ये किस तरीके की बांटने वाली राजनीति आप लोग कर लेते हैं सर? इम्तियाज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे। आरएसएन सिंह साहब, आप हमारी राजनीति को बताइए कि कितना बड़ा खतरा आईसिस इस समय पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। भारत तो ज्योग्राफिकली उतना ब्लेस्ड भी नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क जो कि ज्योग्राफिकली बहुत प्रोटेक्टेड है, वो इस खतरे को झेल रहा है। तो भारत की तैयारी तो और ज्यादा होनी चाहिए, ना कि इस पर सियासत होनी चाहिए। ये देखिए, मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। एक, जो एनआईए के बारे में कहा गया, तो मैं आपको बताऊं कि मालेगांव 2006 वाले में उनका बेल को एनआईए ने नहीं अपोज़ किया है। और ये भी बता दूं मैं कि जहाँ तक आईएस का सवाल, इस्लामिक स्टेट का सवाल है, तो हमारे जो पॉलिटी जो है बहुत मैच्योरिटी से काम ली है। उस खतरे को थोड़ा उसको कम दिखाने को वो कोशिश की है, जो कि कोई भी सरकार करती। लेकिन यही चीज़ शेख हसीना ने भी किया है। कोई सरकार ये नहीं बोलेगी कि एक फॉरेन आइडियोलॉजी में हाँ इतनी पैठ बना ली है हमारे यहाँ। लेकिन बात देखिए ये है कि जो भी हमारे यहाँ ये जो जिहादी आतंकवाद है, इसका आंतरिक पहलू से ज़्यादा इसका एक्सटर्नल फेसेट है। और एक्सटर्नल फेसेट इस तरीके से है कि जब रोहिंग्या के साथ हुआ तो उसका असर कोकराझार में पड़ा, फिर उसका असर सीधे मुंबई में पड़ा, फिर वो आज़ाद मैदान में आपने देखा क्या हुआ था। उसके बाद फिर पुणे, ये बेंगलोर में हुआ जहाँ, और फिर हैदराबाद में हुआ। और बेंगलोर से हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो अभी अब्दुल कादिर मोल्ला के जब हैंगिंग हुई अभी बांग्लादेश में, तो उसका असर हिंदुस्तान में कंडेमनेशन हुआ, आपके कश्मीर में हुआ, और फिर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में हुआ। तो ये तार इतने ये नहीं है कि एक कौम को दूसरे कौम के आप प्रिज्म से इसको मत देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए बाटला हाउस एनकाउंटर के। आपको मालूम है बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद ही स्प्लिट हुआ इंडियन मुजाहिदीन में, और एक उसमें ग्रुप जो है अंसार उल तौहीद, वो जाके उससे ज्वाइन कर लिया इस्लामिक स्टेट से जी। तो कोई इसको, जब मैं कह रहा हूँ कि जो ये बांग्लादेश जो ढाका में हुआ है, इसको केवल आप इंडियन प्रिज्म से मत देखिए। जब आपके फ़ायदे की बात होती है तब तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हिंदुस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ पर कहता हूँ, और मैं तो उसका एक उदाहरण भी है। एक जैसे इंडोनेशियन ब्रांड ऑफ इस्लाम है आप देख लीजिए वहाँ पे। ठीक सर। वो अपने पूर्वजों पर कितना वो ये करते हैं। उनके एयरलाइंस का नाम ले लीजिए आप, तो गरुड़ एयरलाइंस है और जटायु एयरलाइंस है। डोमेस्टिक एयरलाइंस के उनके नोट, उनके जो करेंसी है उसमें अलग धर्म के देवी देवताओं के फोटो हैं। तो जब हम बात कह रहे हैं इसकी, तो ये इसको नैरेटिव थोड़ा पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। हर चीज़ को इस तरह से राजनीति बनाना
कि कोई वही पकड़ा सवाल गया, सर हम लगातार ये तो है ही उठा रहे नहीं हैं। जी। जी। और जब पकड़ा गया तो फिर आपने दूसरे के साथ क्यों जी नहीं सर। किया? आपने उसको ये नाम क्यों दे दिया, उसको सर। ये नाम क्यों दे दिया? अरे ये कैसे मीम ये अफजल काम साहब। होगा फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति शायद इस समय सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, और खासतौर पर आईसीस जैसे बड़े चैलेंज के सामने। मीम अफजल साहब, शिवसेना आप पर यह भी आरोप लगा रही है कि ओवैसी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, दरअसल ये तो विरासत में मिली उसे कांग्रेस पार्टी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ओवैसी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो ना कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मदद बीजेपी की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, और माफ़ कीजिएगा, आपका चैनल तो काफ़ी इन सब इश्यूज़ पर बहस करता है। मैं संबित पात्रा से एक बात पे इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा जो पिछले दिनों कुछ गैर ज़रूरी बहस हुई और 10-10 दिन चली, मैं 200% इस बात के हक़ में हूँ कि इस तरह की बहसों की ज़रूरत नहीं है, इससे पोलराइजेशन बढ़ता है। ये अलग बात है कि जो बज़ाहिर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लोग भी, और देश में भी बहुत लोग कहते हैं कि वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। पोलराइजेशन तो इसी से होता है, लव जहाद या उस तरह की चीज़। अभी कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, अभी कई दिनों तक उस पर भी बहस चलेगी, और बीजेपी ने तो कहा है इस पर बहस होनी चाहिए। तो अब जब अभी हमारे सिंह साहब ने मलेशिया इंडोनेशिया की मिसाल दी, और अभी एक किसी चैनल पर मेरे साथ बैठे हुए उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया और हिंदुस्तान है जहाँ पर अभी तक कोडिफाई नहीं किया है इन्होंने, और शरीयत के मुताबिक उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो जहाँ आपको सूट करता है बिल्कुल वहाँ आप इंडोनेशिया को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आपको सूट करता है वो बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफजल साहब, मीम अफजल मेरा साहब सिर्फ ये कहना है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है जी। मेरा ये मानना है, ये बस फाइनली मैं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि ओवैसी साहब को इस बयान की जरूरत नहीं थी। मसला ये है कि अगर ओवैसी साहब 100% वही तकरीर कर देते, ठीक है सर, तो किसी टेलीविजन चैनल पर बहस नहीं होती, उनको कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता कि वो आईएसआई के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख के और सियासत को सामने रखते हुए एक जुमला बोल दिया कि 5 लोगों को लीगल एड देंगे वो, ठीक है, और आज इस पर बहस हो रही है, और उनकी 95% जो तकरीर है वो पीछे चली गई। ठीक सर। तो मैं यहाँ जो बैठे हैं हमारे दोस्त जलील साहब, उनसे कहूंगा कि कुछ होश के नाखून ले, क्यों आप इनके हाथ में हथियार देते हो? ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ रोक रही हूँ, मेरे पास समय सर थोड़ा कम है, मैं जवाब ले लूं। संबित पात्रा, देखिए, अभी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा मीम साहब बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी तकरीर क्यों कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें बताऊंगा, उन छोटी-छोटी बातों का कितना बड़ा रिपरकशन होता है। जब मीम अफजल साहब की ही पार्टी का सरकार पिछले सत्र में था, यूपीए की सरकार थी, इनके एक्सटर्नल मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर होते थे मिस्टर खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा इंडियन मुजाहिदीन डज नॉट एग्जिस्ट। इंडियन मुजाहिदीन नामक कोई संस्था है ही नहीं। आप सोचिए, इंडियन मुजाहिदीन जिसको पूरे विश्व में जाना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और वो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की आतंकी काम करती है, उसको हिंदुस्तान का मंत्री कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि चंद वोट चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पहला फरमान जो जारी होता है कि जो मुस्लिम युवक आतंकवाद के कारण से जेलों में बंद है उनको रिहा कर दीजिए। शुक्र है, और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिन्होंने फटकारा और कहा तुरंत इस फरमान को अंदर लीजिए, इसको वापस लीजिए, वरना तो आतंकवादी या सड़क पे घूम रहे होते हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी कितना रोई थी ये मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए रोई थी उन्हीं में से एक व्यक्ति आज IAS का जो वीडियो हम सबने देखा है। हिंदू टेरर देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये राहुल गांधी जी US के एम्बेसडर को बता रहे थे कि ये सिम्मी विम्मी कोई डर की बात नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं है, ये बहुत गड़बड़ है। ये सब जो चीजें हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, ये कोई छोटी तो आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? पहले आधे घंटे में आपसे यही सवाल पूछ रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया था, तब तैयार हैं आप एक्शन लेने के लिए? अफजल साहब, क्यों नहीं साहब जी, क्यों नहीं? ये जो डिबेट एक्शन लेने मतलब कानून का जो काम है वो तो करेंगे। केवल देखिए कि केवल इतना कह देना, केवल आप अगर सोच रही हैं कि केवल कह देने से कि हम लीगल सपोर्ट देंगे, राजनाथ सिंह जी जेल में डाल दे, मिसाल दी आपको, उनका बयान बताया का कानून नहीं बताता, और आप कह रहे हैं कि अगर मैं इतना कह रहा हूं पे आतंकवादी घूम रहे होते हैं, अगर सोनिया गांधी जी बाटला हाउस में रोना रोती है तो इसके लिए आतंकवादी नहीं घूम सकता है। मुझे अपने खराब मानसिकता के लिए तेल नहीं डाला जा सकता है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं ओवैसी साहब का भाषण सर में सुना मैंने, मक्का मस्जिद से वो बोल रहे थे, शफी अरमर, यूसुफुल हिंदी,
कहा कि वो बुजदिल है। अब जिन 5 संदिग्धों को लीगल हेल्प देने की बात की जा रही है सर, उसी के साथ तो इन लोगों के कनेक्शन बताए जा रहे हैं, वही तो इन 5 लोगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सर। ये आपको विरोधाभास समझ नहीं आ रहा है सर? देखिए अदिति जी, मैं आपको फिर से एक बार बड़ा क्लियर कर डालूं कि अगर इन लोगों के खिलाफ अगर अदालत ये साबित कर देती है कि ये दोषी है तो इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये भी हमारा स्टेटमेंट आप दर्ज कर लीजिएगा। सवाल हमारा ये है कि उनके परिवार वाले अगर एक एमपी के पास, किसी एमएलए के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को बेकसूर फंसाया जा रहा है, और उनकी लॉजिक ये सही है, हो सकता है। देख सुन लीजिएगा संबित पात्रा साहब, आपका हिस्ट्री का लेक्चर मैंने सुना हूं, आप थोड़ा सा 1 मिनट मुझे भी सुन लीजिएगा। देखिए मेरा यही कहना है कि उन लोगों का ये कहना है कि हमारे बच्चे, संबित पात्रा साहब, आपने पूरे एमआईएम का आपने हिस्ट्री का लेक्चर, आप जब हिस्ट्री की क्लास ले रहे थे मैंने आपको खामोशी से सुना, मैंने खामोशी से सुना। संबित पात्रा साहब, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए, फिर आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप शुरू कर दीजिएगा। संबित सुन लीजिए ना, संबित सुन लीजिए। देखिए मैं तो ये बोल रहा था याकूब मेमन को तो सजा हो चुकी मेरा यही कहना है, आपको बड़ा क्लियर, देखिए आपको तकलीफ हो रही, संबित पात्रा साहब, अब आपको तकलीफ हो रही है कि एमआईएम ये कैसा कह रहा है कि अगर ये दोषी होंगे तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। देखिए एमआईएम हमेशा से ही ये कह रहा है कि अगर आतंक के मामले में कोई भी है, अगर कोई भी है, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं साहब, अगर लीगल एडवाइस नहीं देंगे तो अदालत कहेगा कि चलिए ठीक है, इनको लीगल हेल्प हम देंगे करके। हमारा यही सर, देखिए संबित पात्रा साहब, ये मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, फिर याकूब मेमन के ऊपर आपके साथ बहुत बहस कर चुका हूं मैंने इसमें, ये मुद्दे के ऊपर आप खत्म करने दीजिए ना उसमें संबित पात्रा साहब। 20 सेकंड्स में बात पूरी करें इम्तियाज साहब। यही तो दुर्भाग्य की बात है साहब, जब हम होश और हवास की अच्छी बात करते हैं तो संबित पात्रा साहब हमें भटका देते हैं, नहीं चाहते हैं कि देश को हमारी अच्छी बातें सुनाइए, और फिर अदिति साहब उनके बहकावे में आके किसी और के पास चले जाती है। साहब प्लीज सर बात पूरी करें। ठीक है अनंतरी साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। अदिति जी जी इम्तियाज साहब 20 सेकंड सर, मैं बहुत एक्सीड कर चुकी हूँ, प्लीज 20 सेकंड्स में अगर आप बात पूरी कर पाए। वो इसी साहब को मेरा ये सवाल है, मैं यही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तारे साहब बस आतंकवादी को पैरेलल पे नहीं छोड़ना करके जो जजमेंट है उसमें भी मदद करेंगे क्या? 20 सेकंड्स उनको देने जल्दी से जी। ये एक जो सांसद है जी अदिति जी, मेरा यही कहना है सांसद में उठाना अगर चाहिए, अदालत कोई मदद करेगा, आतंकवादी को मदद करेंगे क्या? इम्तियाज साहब, इसलिए मेरा सवाल है, ये इनका पहला रवैया ने, मैं तारे साहब से न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप ये डिबेट रखा है। मेरा ऐसे लोगों को अभी ये भीम साहब को मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र में से कितने आतंकवादी मिले, जो इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालो आप बोले कोई मिला नहीं है, बोले ठीक है, आप बोले कोई मिला नहीं है। इम्तियाज साहब जल्दी से 20 सेकंड सर। बहुत सारे महाराष्ट्र से मिले हैं। देखिए मेरा यही कहना है देश के इन बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों से कि एनआईए आती है और एनआईए कहती है कि साहब ये लोग, इनका आईएसआईएस के साथ संबंध है। अगर है संबंध, अदालत अगर ये साबित करती है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल के अंदर इनको, इनके पूरे खानदान को है तो आरोपी बनाया जाता है। कैसे पता है कि इनका संबंध? हम यही कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं, उनके माँ बाप आके है तो ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बेकसूर है। हमने कहा कि हम वकील देते हैं, आप लड़िए, अदालत के अंदर जाइए और अदालत के अंदर ये साबित करिए कि बेकसूर है करके। लेकिन ना तो ये संबित पात्रा साहब तय कर सकते हैं, ना तारे साहब तय कर सकते हैं कि वो है, और ना अदिति जी जी न्यूज के स्टूडियो में बैठकर ये तय कर देती है कि वो आतंकी है करके। अदालत कह देगी तो मान जाएंगे, अदालत याकूब मेमन को आतंकवादी कह रही थी, आप मान जा रहे थे। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है, हम ये कहा कह रहे हैं कि वो बहुत बहुत शुक्रिया।